गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 228 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं ऑलरेडी यूपीपीसीएस के लिए। यह है टेस्ट नंबर 229। शुरू के जो दो टेस्ट थे आज के दिन के, वो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, दोनों के दोनों हिस्ट्री का है। तो इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 221 तक 229 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, बताइए। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन वंश, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम सिंधुक या फिर शिमुक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया कौन था? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया डेरियस प्रथम था, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सबसे पहले भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया तथा हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था। ठीक है, पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश बताइए कौन है? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन, ऑप्शन नंबर डी। तो उपर्युक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश जो है वो सातवाहन ही है। इस वंश का संस्थापक सिमुक था, ठीक है, या सिंधुक। इनका शासनकाल था 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्व तक। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, बताइए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, पुराणों में जो है कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? कौन सा स्थान था सातवाहनों की राजधानी? प्रतिष्ठान। कौन सा था? प्रतिष्ठान। तो सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद आने वाला राजवंश भारत में कण्व वंश था, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा जो है वो मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व वंश के नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है, बताइए। किसको कहा जाता है वर्ण व्यवस्था का रक्षक? पुष्यमित्र शुंग या गौतमी पुत्र सातकर्णी? देखिए, वासुदेव और खारवेल तो है नहीं, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। कौन है फिर? ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विचित्र, ठीक है, विच्छिन्न होते 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका। इसी कारण इसे जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाऊ या कोई और? देखिए, चीनी सूत्रों के अनुसार पांचाऊ या चीनी सूत्रों के अनुसार 63 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति जो है वो पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यही बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास एक दूत भेजकर जो है हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी और पांचाऊ ने प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया। इसके फलस्वरूप हुआ क्या? कनिष्क ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कनिष्क जो है वो असफल रहा।
अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किसके लिए? अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था बताइए? बुद्ध प्रतिमा के लिए या हाथी दांत के काम के लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो अफगानिस्तान का बामियान जो है पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन के इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण क्या कहलाती है वो बताइए? शिखर, वेरा, गांधार या नागर? गांधार। तो भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण जो है इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जो है वो सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशरण ने संस्कृत भाषा में जो है प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? बताइए किसका था? किसका एक अन्य नाम देवगुप्त था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जैसे कि समुद्रगुप्त हो सकता है, स्कंदगुप्त हो सकता है, हाँ चंद्रगुप्त प्रथम हो सकता है, समुद्रगुप्त ऊपर ही रखा है। कौन था? देखिए इनमें से कोई नहीं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनमें से एक जन है, वही है जिसको कहा जाता है विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवऋषि भी मिलते हैं। ठीक है, तो देवराज हो गया, देवगुप्त हो गया, देवऋषि हो गया, विक्रमादित्य हो गया। ये सब कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? सभी को पता होगा इसका उत्तर। किसको कहा जाता? अशोक को? नहीं, फिर किसको? समुद्रगुप्त को। तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना, उनकी रचना का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। एक प्रश्न पूछा थंबनेल में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो विसेंट स्मिथ की रचना है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश हूणों के शासनकाल या हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन है? गुप्त ही तो हैं, गुप्त। तो देखिए हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों हूणों, स्कंदगुप्त के हाथों जो है हूण जो थे वो पूरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा। ठीक है, धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा उस समय, किंतु परोक्ष रूप से इसमें जो है गुप्त साम्राज्य के पतन की गति जो है वो तेज हो गई। और समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था बताइए? हर्यक, चेदी, कदम्ब या कलिंग? खारवेल। देखिए चेदी वंश से था इसका संबंध। तो कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था।
इनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ठीक है, तो हिस्ट्री के ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।